स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के सिविक्स का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन। ठीक है। सो सी, इन डेमोक्रेसी देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। ऑल सच रूल्स टुगेदर आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, डेमोक्रेसी में क्या है, कुछ रूल्स होते हैं सिटीजन्स के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, जिनको फॉलो करना पड़ता है सभी लोगों को। तो ऐसे सारे जो रूल्स होते हैं उन सबको मिला करके क्या कहलाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। It is the supreme law of the country. It determines the rights of citizen, the power of government and how the government should function. ये सबसे बड़े लॉ होते हैं कंट्री के अंदर और यही डिटरमाइन करता है सिटीजन्स के राइट को, गवर्नमेंट की पावर को और गवर्नमेंट को फंक्शन कैसे करना है, यही हमें बताता है। तो यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। अगर हम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखें साउथ अफ्रीका में, तो वो कैसे आया, एक लंबे स्ट्रगल के बाद फ्रीडम मिला साउथ अफ्रीका को और वो इंडिपेंडेंट बना। वहाँ पर फिर क्या बना, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना। नेल्सन मंडेला फॉट फॉर इट्स फ्रीडम एंड फॉर राइट्स एंड इक्वालिटी अमंग ब्लैक एंड वाइट पीपल। नेल्सन मंडेला ने लड़ाई लड़ी थी फ्रीडम के लिए और समान अधिकार मिल जाएँ, जो ब्लैक और वाइट पीपल थे उन दोनों को समान रूप से अधिकार मिले। अलॉन्ग विद 7 अदर लीडर्स ही हैड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964 फॉर डेयरिंग टू अपोज द एपार्थाइड रिजाइम। यानी कि उनको क्या है, जो 7 अदर लीडर थे उनके साथ जो है पूरी लाइफ जेल में रहने के लिए मतलब आदेश दिया गया और एक तरीके से उनको सज़ा दी गई 1964 में, क्योंकि उन्होंने ये कोशिश की थी और एक तरीके से अपोज़ किया था जो एपार्थाइड रिजाइम चल रहा था, यानी कि जो नस्ल भेद चल रहा था उसके खिलाफ उन्होंने अपोजिशन किया था। इस वजह से उन्होंने 28 साल जो है साउथ अफ्रीका, ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट फुल प्रिजन रॉबन आइलैंड। यानी कि उन्होंने जो 28 साल गुजारे थे वो कहाँ पर गुजारे थे, साउथ अफ्रीका की सबसे ज़्यादा डरावनी जेल जो कहाँ पर है, रॉबन आइलैंड में। स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड, जो एपार्थाइड के अगेंस्ट जो स्ट्रगल था वो किस तरीके से हुआ था। एपार्थाइड वॉज द नेम ऑफ सिस्टम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर क्या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है साउथ अफ्रीका के अंदर। यहाँ पर क्या होता था कि जो वाइट यूरोपियंस थे वो ब्लैक पर, जो काले लोग होते थे उन पर ज़बरदस्ती चीज़ें इम्पोज करते थे। ये सिस्टम उनके ऊपर इम्पोज किया गया था जो वाइट यूरोपियन थे उनके द्वारा। ब्लैक एंड वाइट नेटिव्स ड्यूरिंग द 17th and 18th century, a large number of whites settled in South Africa and became the local ruler। 17 से 18 सेंचुरी में क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा नंबर, यानी बहुत ज़्यादा जो वाइट्स थे वो साउथ अफ्रीका में जाकर सेटल हो गए और वहाँ पर लोकल रूरल बन गए। ये जो सिस्टम था, ड्यू टू दिस सेटलमेंट ऑफ वाइट, द सिस्टम ऑफ एपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। जैसे ही वाइट का वहाँ पर सेटलमेंट हुआ तो उन्होंने क्या किया कि स्किन कलर के आधार पर लोगों को बांटना शुरू कर दिया। द नेटिव ब्लैक पीपल मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। जो 3/4 पॉपुलेशन थी वो किसकी थी, बिल्कुल नेटिव ब्लैक की। इसके अलावा 2 क्लासेस और थी, कलर्ड पीपल जो मिक्सड रेसेस थे और माइग्रेटेड इंडियंस। फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ। सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियन फॉट अगेंस्ट द एपार्थाइड सिस्टम। 1950 में जो ब्लैक थे या फिर जो इंडियन थे उन लोगों ने जो सिस्टम चल रहा था एपार्थाइड का उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। दे लॉन्च द प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स। उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस किया, स्ट्राइक्स की, आंदोलन किया। इस तरीके से द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लेड द मूवमेंट, और इसको मूवमेंट को मतलब लीड कौन कर रहा था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मैनी वर्कर्स यूनियंस, द कम्युनिस्ट पार्टी एंड सेंसिटिव वाइट्स ज्वाइन द ANC टू अपोज एपार्थाइड। बहुत सारे वर्कर्स थे जो यूनियन के और कम्युनिस्ट पार्टी के, और जो सेंसिटिव वाइट थे यानी कि जिनको थोड़ा सा सहानुभूति थी उन लोगों के साथ, उन लोगों ने भी जो नेशनल कांग्रेस थी अफ्रीका की उसको ज्वाइन कर लिया। उन्होंने कहा कि जो एपार्थाइड है वो क्या है, अनजस्ट है
और जो कंट्री में जो एक तरीके से नस्ल भेद चल रहा है वो नहीं चलना चाहिए। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल इंक्रीज द गवर्नमेंट चेंज इट्स पॉलिसी बाई रिपीलिंग डिस्क्रिमिनेटरी लॉज। यानी कि जब उन्हें दिखा कि स्ट्रगल बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया और जो उन्होंने बैन लगाया था पॉलिटिकल पार्टीज़ पर और जो मीडिया पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे उनको हटा दिया। आफ्टर स्पेंडिंग 28 ईयर्स इन जेल, नेल्सन मंडेला बिकेम अ फ्री पर्सन। 28 ईयर को स्पेंड करने के बाद जेल में नेल्सन मंडेला एक फ्री पर्सन की तरह बन गए। फाइनली एट द मिड नाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द न्यू डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका एमर्ज्ड। फाइनली क्या हुआ कि 26 अप्रैल 1994 को मतलब उसकी मिड नाइट को नई डेमोक्रेटिक स्टेट जो रिपब्लिक साउथ अफ्रीका की थी वो उसमें मिल गई और जो एपार्थाइड गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और इस तरीके से मल्टी रेशियल गवर्नमेंट कहाँ पर बन गई, अफ्रीका के अंदर बन गई। नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ज़रूरत क्यों रहती है कॉन्स्टिट्यूशन की? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिक्वायर्ड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल वेदर दे बिलोंग टू मेजर कम्युनिटी और माइनर कम्युनिटी। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो एक तरीके से जो कॉमन पीपल होते हैं उनके हित की ध्यान रखता है, चाहे वो लोग मेजर कम्युनिटी से हों चाहे वो माइनर कम्युनिटी से हों। सम बेसिक रूल फॉर ऑल, कुछ बेसिक रूल जो सभी के लिए होते हैं। द वाइट्स एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड 1% वन वोट। जो वाइट थे उन्होंने एग्री किया जो मेजोरिटी के रूल्स को और 1% वन वोट को लागू किया। दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड वर्कर्स। और उन्होंने कुछ बेसिक राइट्स थे पुअर और वर्कर्स के उनको भी एक्सेप्ट किया। द ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। लेकिन जो ब्लैक्स थे वो एग्री करते थे कि जो मेजोरिटी रूल है वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। सो दे रोट डाउन सम रूल्स विच एवरीवन हैड टू ओबे एंड ऑल फ्यूचर गवर्नमेंट वुड हैव टू फॉलो। इसलिए उन्होंने क्या किया कि कुछ रूल्स लिखे जिससे कि सभी लोग उसको मतलब ओबे करें, उसका पालन करें और फ्यूचर जो गवर्नमेंट बने वो भी उसका पालन कर पाएंगी। दीज रूल्स मेड अप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यू कंट्री। और इस तरीके से ये जो रूल्स थे उन्होंने कंट्री का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। सो इट कैन बी concluded that constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living in the country। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कंट्री में एक रिटन रूल्स का सेट होता है जो कंट्री के सभी लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन टू फुलफिल फॉलोइंग टास्क। इन टास्क को फुलफिल करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। It generates a degree of trust and coordination among people that is necessary for the different kind of people living together। ये क्या करता है, ये जनरेट करता है ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन लोगों के बीच में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग तरह के लोग जब एक साथ रहते हैं तो उनके बीच में ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव द पावर टू मेक द डिसीजन। इसने स्पेसिफाई किया कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी और उसको कैसे चलाना है और किसके हाथ में मतलब पावर का जो डिसीज़न है वो भी किस तरीके से रहना ये स्पेसिफाई कॉन्स्टिट्यूशन करता है। एंड इट लेज डाउन लिमिट्स टू पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो स्पेसिफाइज द राइट्स ऑफ द सिटीजन। ये क्या करता है, गवर्नमेंट की जो पावर होती है उनकी भी कुछ लिमिट्स बनाता है, उसके अलावा जो सिटीजन्स के राइट होते हैं उनको भी स्पेसिफाई करता है। फोर्थ है, इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। और ये जो अच्छी सोसाइटी क्रिएट करने के बारे में लोगों की जो एस्पिरेशन है उनको भी एक्सप्रेस करता है। डिस्कशन ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो उससे रिलेटेड टॉपिक्स थे उस पर कब डिस्कशन हुआ है 1928 में। क्या हुआ है कि मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर ने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए ड्राफ्ट किया। कराची सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1931 में। तो जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची का वो हुआ था 1931 में और लीडर्स ने डिसाइड किया था कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा दिखना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू फ्रीडम ऑफ और एंड इक्वलिटी, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ ईटीसी एक्सेट्रा वर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस्ड। क्या हुआ वहाँ पर, यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइजी थी यानी कि जो 1 वोट 1% वाला जो सिस्टम है, दूसरा जो फ्रीडम का राइट वो इक्वलिटी का राइट है और माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं, इन सबको लेकर के इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वहाँ पे डिस्कशन हुआ।
Some basic values were accepted by all leaders much before the Constitution Assembly made to deliberate on the Constitution. यानी कि जो कुछ बेसिक वैल्यूज़ थी उस सभी लीडर्स ने उनको एक्सेप्ट किया जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन पर कोई भी डिबेट या डिलिबरेशन हो रहा था, किसी भी चीज़ को लेकर के जब बात हो रही थी तो उससे पहले लोगों ने कुछ वैल्यूज़ को, कुछ जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं उनको एक्सेप्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल एवेल्यूएशन 1937 election of provincial legislature and ministries were held all over British India। 1937 में इलेक्शन हुए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और मिनिस्ट्रीज़ के लिए ब्रिटिश इंडिया में। उस टाइम ब्रिटिशर्स के यहाँ पर रूल था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीड्योर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसने कई जो इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स थी उनको कॉलोनियल लॉज से जो है लिया था, जैसे कि इंडिया गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था 1935 का। आफ्टर ईयर ऑफ थिंकिंग एंड डिस्कशन आवर लीडर्स गॉट द कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम द अदर कंट्रीज बट ऑन देयर ओन टर्म्स। यानी कि कुछ साल बाद उन्होंने सोचा, डिस्कशन किया, तो हमारे लीडर्स ने कॉन्फिडेंस पाया कि हम जो है कुछ अदर कंट्रीज से चीज़ों को लेंगे, उनसे सीखेंगे, लेकिन अपने टर्म्स के अकॉर्डिंग। Many of our leaders who were inspired by the ideals of the French Revolution, the Socialist Revolution of Russia, the practice of parliamentary democracy in Britain and the Bill of Rights in US। यानी कुछ लीडर्स थे जो इंस्पायर्ड थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी उसके आइडियाज़ से, जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुई थी रसिया में उससे, दूसरा जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी, या फिर जो यूएस का बिल ऑफ जो राइट्स का बिल था उसको लेकर के। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। इलेक्शन हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जुलाई 1946 में। पहली जो मीटिंग थी वो दिसंबर 1946 में हुई। आफ्टर पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट 299 मेंबर्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूट हुआ, वहाँ पर कितने मेंबर थे? 299